हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू क्लासेस हल्सी में। गाइस, आज इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे जो कि आपको आने वाली इंटरमीडिएट की परीक्षा में काफ़ी मदद पहुंचाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आई होप सो कि आपको ये वीडियो काफ़ी मदद पहुंचाएगा। तो आइए हम बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। सबसे पहला सवाल है हमारा कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि आकाशीय जालक या ब्रेब्स जालकों की संख्या कितनी होती है, तो आकाशीय जालक या ब्रेब्स जालकों की संख्या 14 होती है। लेकिन मूल क्रिस्टल तंत्र या आद संरचना की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और ब्रेब्स जालकों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर के सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले तत्व हैं। ट्रांजिस्टर के सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले तत्व हैं। तो ट्रांजिस्टर के सेट में जो है वो हमारा अर्धचालक प्रयोग में आता है, और सिलिकॉन के साथ साथ जो है वो जर्मेनियम भी आते हैं प्रयोग में। सिलिकॉन के साथ जो है वह जर्मेनियम भी प्रयोग में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन के साथ जर्मेनियम भी प्रयोग में आते हैं, और ये दोनों वर्ग 14 के तत्व हैं। तो ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में जो है वो सिलिकॉन के साथ साथ जर्मेनियम भी प्रयोग में आते हैं, जो कि वर्ग 14 के तत्व हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है बीसीसी इकाई सेल में मुफ्त यानी खाली जगह का प्रतिशत होता है बीसीसी में। तो देखिए क्या है कि बीसीसी इकाई सेल में जो है वह संकुलन क्षमता 68% होता है, 68%। संकुलन क्षमता 68%, ठीक है। तो जब संकुलन क्षमता 68% होगा तो रिक्त स्थान का जो है वो प्रतिशत मात्रा 32 होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बीसीसी इकाई सेल में जो है मुक्त या खाली जगह का प्रतिशत मात्रा होता है 32, क्योंकि यहाँ संकुलन क्षमता कितना होता है? 68%, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है Na2O में, ठीक है, सोडियम की उपसहसंयोजन संख्या। अगर सोडियम के उपसहसंयोजन संख्या की बात की जाए, देखिए ये प्रश्न बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है बच्चों के बीच में। अगर सोडियम के उपसहसंयोजन संख्या की बात की जाए ये 4 होता है, लेकिन अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के उपसहसंयोजन संख्या की बात की जाए तो ये 8 होता है, ठीक है। यानी Na2O में सोडियम की उपसहसंयोजन संख्या 4 होती है और ऑक्सीजन की 8। इसका मतलब ये होता है कि सोडियम जो है वह 4 ऑक्सीजन से घिरे होते हैं, जबकि ऑक्सीजन जो है वह 8 सोडियम से घिरे होते हैं, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है एफसीसी एकक जालक में कितने परमाणु होते हैं? तो हमारा एफसीसी एकक जालक में 4 परमाणु होते हैं। एफसीसी एकक जालक में कितने परमाणु होते हैं? 4 परमाणु होते हैं। 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक पर आधा परमाणु, ठीक है। तो यानी 1/2 × 6 यहाँ से जो है वह 3 हो जाएगा, और एक जो है हमारा 1/8वां भाग इसके जो है वह कोनों पर होते हैं, और 8 कोन होते हैं, यानी यहाँ से 1, तो 3 + 1 यहाँ से हमारा 4 परमाणु हो जाएगा, ठीक है। तो एफसीसी में व्यवस्था में हमारे जो है जालक में परमाणु कितने होते हैं? 4 होते हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। तो सिंपल क्यूबिक एकक सेल, ठीक है, सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता जो है वो 52% होती है। कितनी होती है? 52% होती है। और इसमें रिक्त स्थान पूछेगा तो 48% हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्यूबिक एकक सेल में संकुलन क्षमता कितनी होती है? यानी सरल घनीय सेल की जो है संकुलन क्षमता होती है वो 52% होती है। जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारा अगला सवाल है एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है 74%, ठीक है। एफसीसी एकक सेल की क्षमता 74% होती है, और अगर इसमें रिक्त स्थान पूछा जाए तो वो 26% होगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व। देखिए शॉट का मतलब होता है घटना,
कम होना। तो शॉटकी दोष में ठोस के घनत्व जो है वो क्या होते हैं, घट जाते हैं। ठीक है, शॉटकी दोष में ठोस के घनत्व घट जाते हैं। लेकिन अगर बात करें हम फ्रैंकल दोष की, तो फ्रैंकल दोष में जो है वो ठोसों के घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहाँ से अक्सर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा कि शॉटकी का मतलब होता है घटना, यानी शॉटकी दोष में ठोस के घनत्व घट जाते हैं, जबकि फ्रैंकल दोष में जो है वह ठोसों के घनत्व क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनका बराबर होते हैं। तो आइसोटोनिक विलयन वो होते हैं जिनका पारस्परिक दाब जो है वो बराबर होता है, उनको हम लोग आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। ठीक है, आइसोटोनिक विलयन वो हैं जिनका परासरणी दाब क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है परासरणी दाब बढ़ता है जब। परासरणी दाब देखिए तापमान का जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और पाइविस्कल टू सीआरटी का कंसेप्ट है। यहाँ से जैसे ही हमारा जो है वह परासरणी दाब जो होता है वो टेम्परेचर का जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो हमारा परासरणी दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को कि परासरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से ताप मोललता जो है वह ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है फैराडे का वैद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। तो फैराडे का वैद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से संबंधित है। ठीक है, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम जो है वह विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से संबंधित है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैराडे का दूसरा नियम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्न में से कौन द्वितीयक सेल का उदाहरण है। तो हमारा द्वितीयक सेल का उदाहरण जो है वो लेड स्टोरेज बैटरिक है, बाकी जो है लेक लॉन्चे सेल या सांद्रण सेल ये जो प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलें। एक फैराडे बराबर होता है, तो एक फैराडे बराबर हमारा 96,500 कूलम होता है। कितना होता है, 96,500 कूलम होता है, याद रखिएगा। और फैराडे का प्रथम नियम जो है, फैराडे का प्रथम नियम होता है यम बराबर जेड सी टी, कहीं कहीं लिखा होता है यम बराबर जेड सी टी, ऐसे यम बराबर जेड सी टी या यम बराबर ई सी टी भी लिखा होता है। ठीक है ना, विद्युत रासायनिक तुलनांक, जहाँ जेड या ई जो है वह विद्युत रासायनिक तुलनांक होते हैं। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखेंगे आप। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मान होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मान होता है सेकेंड इनवर्स। ठीक है, या कहीं कहीं ऐसा भी मिलेगा समय इनवर्स भी मिलेगा, टाइम इनवर्स, है ना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कई बार परीक्षा में ये सवाल पूछा गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कई इकाई होती है, तो टाइम इनवर्स होता है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि दूध एक उदाहरण है। तो दूध जो है एक पायस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, पायस, इसको इमल्सन भी बोलते हैं हम लोग। पायस क्या होता है कि जब प्राक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण का माध्यम यानी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों के दोनों जो है वो लिक्विड हों, द्रव हों, तो वो क्या उदाहरण होते हैं, वो उदाहरण होते हैं पायस के या इमल्सन के उदाहरण होते हैं। तो दूध भी हमारा पायस का उदाहरण है, इमल्सन का। अगले प्रश्न की बात की जाए तो जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है। देखिए जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है ZnS। ठीक है, जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड इसी को बोलते हैं। और चूंकि ये सल्फाइड अयस्क है, तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम लोग फेन उत्प्लवन विधि से करते हैं। किस विधि से करते हैं, फेन उत्प्लवन विधि से करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है H2SO4 है। H2SO4 एक अम्ल है। क्या है, H2SO4 क्या है, एसिड है। इसको हम लोग गंधकाम्ल भी बोलते हैं या सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं, है ना। और अम्ल का जो pH मान होता है, ये pH मान जो है वह 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। अगले प्रश्न की बात की जाए, हमारा अगला प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। तो अगर बात की जाए धातु की, तो पारा जो है वह साधारण ताप पर द्रव होता है, Hg इसका संकेत है। और अगर बात की जाए अधातु की, तो ये अधातु अगर रहेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे धातु है, अगर धातु की जगह अधातु रहेगा कि निम्न में कौन सा अधातु साधारण तापक्रम पर द्रव है, तो अधातु के केस में जो है
वह धातु के केस में हम लोग जो है वो ब्रोमीन को लिखेंगे। लेकिन अगर बात की जाए धातु की, तो धातु जो है हमारा कौन हो जाएगा, साधारण तापक्रम पर द्रव, तो वो हो जाएगा पारा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि कॉपर पायराइट्स का सूत्र होता है। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कॉपर पायराइट्स का सूत्र क्या होता है। तो कॉपर पायराइट्स का सूत्र हमारा होता है CuFeS2। कॉपर पायराइट्स का सूत्र होता है CuFeS2, और ये जो है वो कॉपर का अयस्क है। किसका अयस्क है, कॉपर का अयस्क है। ठीक है, तो कॉपर पायराइट्स किसका अयस्क है। कई बार ऐसे भी सवाल पूछता है कि कॉपर पायराइट्स जो है वो किसका अयस्क है, तो ये कॉपर का है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बंधन में तो एक तत्व के परमाणु हाइड्रोजन तो रहेंगे ही, और दूसरा तत्व जो है या तो ऑक्सीजन रहेगा, या तो नाइट्रोजन रहेगा, और या तो फ्लोरीन रहेगा। यानी एक हाइड्रोजन रहेगा और इसके साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, यही तीनों तत्व जो हैं जो कि हाइड्रोजन के साथ संयोग करके है ना हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करेगा हाइड्रोजन के साथ, तो हमारा ये HCl आंसर हो जाएगा। चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, बॉक्साइट है। इसके अलावा भी एल्युमिनियम के बहुत सारे अयस्क होते हैं, कोरंडम होता है, क्रायोलाइट होता है, अब्रक होता है ना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, डायस्पर भी होता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में रहा है। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है ना, तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होगी, यानी फ्लोरीन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। और इसका क्रम है, सबसे पहले फ्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन होगा। ठीक है, ऐसे माफ़ करें, F2 फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, यही ऑक्सीकारक का क्रम है इनका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक हो जाएगा आपका फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धातु भूपरपट्टी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो भूपरपट्टी पर सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा इसको। आगे चलते हैं, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5s2। ध्यान में रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत विच्छेदन, हमारा अगला प्रश्न है विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो विद्युत विच्छेदन की विधि द्वारा किनको किनको शुद्ध किया जाता है, सबसे पहले हम ये जान लेंगे। तो विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा हम लोग शुद्ध करते हैं, कॉपर को शुद्ध करते हैं। ठीक है, कॉपर को शुद्ध करते हैं। उसके बाद जो है बहुत सारे हैं, कॉपर हो गया आपके, चांदी हो गया, सोना हो गया, है ना, और क्रोमियम, निकेल, जिंक, एल्युमिनियम आदि को जो है हम लोग विद्युत विच्छेदन द्वारा शोधित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा विकल्प मिल रहा है कॉपर। ठीक है, एक बार फिर से सुन लेंगे हम लोग, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा हम लोग किनको किनको शुद्ध करते हैं। तो ये हो गया कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, लेड हो गया, निकेल हो जाएंगे, क्रोमियम, जिंक, एल्युमिनियम आदि को हम लोग जो है वह विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा, है ना। तो मूल रूप से आप याद रखिएगा कि यहाँ पे सिल्वर हो गया, औरम हो गया यानी सोना हो गया, चांदी हो गया, निकेल हो गया, है ना, ये सब आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कैसिटेराइट किसका अयस्क है। तो कैसिटेराइट हमारा टीन का अयस्क है। किसका अयस्क है, कैसिटेराइट टीन का अयस्क, और इसका सूत्र होता है SnO2। ठीक है, कैसिटेराइट का सूत्र जो है वो SnO2 होता है, जो कि टीन का अयस्क है। हमारा आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से कार्बोनेट अयस्क है। तो निम्न में से कौन कार्बोनेट अयस्क है, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको सूत्र याद होना जरूरी है। पायरोलुसाइड जो है वह मैग्नीज का अयस्क है। पायरोलुसाइड जो है वह मैग्नीज का अयस्क है, इसका सूत्र होता है MnO2। ठीक है, आप कैसिटेराइट का सूत्र देख रहे हैं। डायोस्पर जो है वह एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड अयस्क है। ठीक है, और आपका जो है वह मैलाकाइट भी जो है वह तांबा का अयस्क है, और इसका सूत्र होता है CuCO3 और CuOH का होल 2, OH का होल 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि हमारा जो है यहाँ पे कार्बोनेट अयस्क हमारा जो है वह मैलेकाइट ही हो रहा है, और मैलाकाइट जो है वह एल्युमिनियम का जो है माफ़ करें तांबा का जो है वह अयस्क है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।